हेलो एवरीवन, आई एम जपनीत कौर। वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व की थी सैम्पल पेपर की, जो सीबीएसई द्वारा रिलीज है, और इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स ऑफ इंडियन 5-year प्लान्स। तो हमने किया था चैप्टर में इंडियन 5-year प्लान्स क्या होते हैं। देखो 1951 में 5-year प्लानिंग लॉन्च की गई थी, राइट? उसमें हर 5 साल बाद आफ्टर एवरी 5 years अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री प्लान्स को चेंज किया जाता था। पर 4 ऐसी चीजें थी जिनको हम क्या रखते थे, कांस्टेंट रखते थे। इट मीन्स वो तो डेवलपमेंट का पार्ट होनी ही चाहिए। इट मीन्स वो बेस थी। उनको मद्देनजर रखते हुए या उनको कंसिडरेशन देते हुए हम और आगे प्लानिंग को अडॉप्ट करते होते थे। तो देखो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? ग्रोथ, इक्वेलिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। देयर आर हार्ड एंड फास्ट 4 बेसिक गोल्स। तो ये नहीं है हमारे पास। डेवलपमेंट, इक्वेलिटी, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी। गुड हेल्थ, एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी। और फोर्थ हमारे पास है ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? ग्रोथ होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन हमारा गोल होना चाहिए और सेल्फ रिलायंस हमारा गोल होना चाहिए, राइट? सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं हमारे 19th एमसीक्यू पे। चाइना हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। Health and economic indicators. Identify which of the following is not health indicator. Is not. Focus on this word. कौन सा health indicator नहीं है? ये तो common sense की बात हो जाती है कि जो health में include ना हो। पहली बात तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट क्या होता था? जो बच्चे 0 to 1 year की एज में एक्सपायर हो जाते थे आफ्टर देयर बर्थ, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बी पॉइंट, मतलब कोई बंदे का लाइफ स्पैन क्या है, कितने साल जी के जाता है वो। थर्ड इज परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, नेशनल। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो अब ये देखें, अब परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये अब हेल्थ को इंडिकेट नहीं करता, राइट? तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अब आपको पता है कि जो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल हम जिसे कहते हैं, बिलो दी पॉवर्टी लाइन पीपल कितने होते हैं, ठीक है? वो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन है जिसका नाम, जो इंडिया में डाटा रिकॉर्ड करती है इसका, राइट? चलिए 20th देखते हैं। द शेकल्स ऑफ एग्रीकल्चर during the colonial rule were permanently broken by green revolution that resulted from the application of। अब शेकल्स क्या होती हैं? हथकड़ियां, मतलब बंदिशें, रिस्ट्रिक्शंस जो होती है एग्रीकल्चर की। जब कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल मीन्स ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पर जो कॉलोनियल रूल था वो परमानेंटली ब्रेक किया था। मतलब वो जो एग्रीकल्चर की हथकड़ियां थी, या एग्रीकल्चर को किस चीज से छुटकारा मिला था? जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, लेट 60s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो दैट रिजल्टेड इन द एप्लीकेशन ऑफ, क्या क्या वहां पे लागू किया गया था, किस किस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये हमारे क्वेश्चन का क्या है? जस्ट है, क्या क्या इंट्रोडक्शन हुई थी। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स जिसे हम बोलते हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मशीन्स लेके आना, मॉडर्न मशीन्स जिसे हम बोलते हैं, राइट? The third option is chemical fertilizers and pesticides, and the fourth option is organic fertilizers. आपको भी पता है, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की गई, और केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया था। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1, 2 and 3। हमारा अगला एमसीक्यू है, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमें
जो पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखते हुए हमने देखना है कि देखो एक विमेन है जो यहाँ पे बनी हुई है, एक बी, विमेन खड़ी हैं काफी सारी, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे बी है, बी हाइविंग जिसे हम बोलते हैं, राइट, यहाँ पे बी हाइविंग की जा रही है। अब बी क्या करती है, फूलों से रस लेके क्या बनाती है, हनी प्रिपेयर करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, देखो women in the rural households take up beekeeping as the entrepreneurial activity. Such kind of activities may be emphasized under as diversification activity. Diversification, और हमने पढ़ा है चैप्टर में कि हम एग्रीकल्चर से हटके और कौन सी डाइवर्सिफाइड मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, राइट उसमें हमारी आ जाती है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम कैटल रखते हैं, शीप होगी, गोट होगी, या काव होगी, बफलो हो गई, राइट। नेक्स्ट इज फिशरी, फिश को जिसे हम मच्छी पालन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर एंड अदर इज पोल्ट्री, पोल्ट्री में एग्स और मीट का किया जाता है व्यापार, राइट, एंड दिस एक्टिविटी कम्स अंडर हॉर्टिकल्चर। फ्लावर्स उगाने, फ्रूट्स वगैरह, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटी में आते हैं, राइट। चलिए 22nd क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो। अब हमारी असर्शन ए है, असर्शन ए, असर्शन मीन्स आपको एक लाइन दी गई है, उसको रीड आउट करो। इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर, 1991 में हमें पता था LPG रिफॉर्म्स आए थे, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे PV नरसिम्हा राव की सरकार के अंडर एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आए थे वो, राइट। चलिए, एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द BOP क्राइसिस, द रुपी वॉज डीवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए जो डेफिसिट हुआ पड़ा था, इट मींस घाटा पड़ रहा था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था इन ऑर्डर टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की गई। अब डीवैल्यूएशन होती है जब सरकार अपनी मर्जी से अपनी करेंसी को क्या कर दे, डीवैल्यू कर दे, कम कर दे वैल्यू, रिडक्शन इन दी वैल्यू, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ करेंसी बाय गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने मेजर्स लेके आ रही है और करेंसी को क्या कर रही है, डीवैल्यू कर रही है। इट मींस उसकी वैल्यू को कम कर रही है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं उसे अफेक्ट कर रहे, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी से क्या कर रही है, डीवैल्यू कर रही है, राइट। सो इट इज नोन एज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी बाय गवर्नमेंट। मतलब अपनी करेंसी के अगेंस्ट, हमारी इंडियन रुपी के अगेंस्ट अगर हम कहें, इंडियन रुपी जो है US डॉलर के अगेंस्ट क्या हो गया, कम होगी उसकी वैल्यू, फाइन। देखो आगे रीजन दिया हुआ है इस लाइन का कि अगर ऊपर वाली जो लाइन है, क्या इसका रीजन सही है कि इसको मतलब सपोर्ट करती है ये लाइन, क्या नहीं करती। डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी वाज एमिनेंट, एमिनेंट मींस इंपॉर्टेंट, टू रिप्लेनिश द डिटीरियोरेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। टू रिप्लेनिश मतलब उसको दोबारा लेके आना, द डिटीरियोरेटेड मतलब खराब हो चुके या कम हो चुके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, राइट। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि डेफिसिट में जा रहा था, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास नहीं था। तो अब असर्शन देखे बिल्कुल सही है कि डीवैल्यूएशन की गई, और रीजन भी इसका बिल्कुल सही है, ताकि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज फॉल कर चुका है उसको क्या किया जाए, रिप्लेनिश किया जाए, मतलब उसको क्या किया जाए, पूरा किया जा सके, फाइन। तो अब हम देखें इसके ऑप्शंस देखें, रीजन असर्शन कैसे कर रहे हैं हम कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, कि दोनों क्या हैं, ट्रू हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि जो रीजन है बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है हमारी असर्शन को कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसके कारण ही ये चीज कही। तो सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, फाइन। आगे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। जब आपका असर्शन और रीजन दोनों की लाइन, जैसे हम स्टेटमेंट्स वाले करते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर जो रीजन है आपकी असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो और कोई लाइन है, ये और कोई लाइन है।
जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 1991 वाली लाइन है और मैं रीजन में कोई और लाइन लिख दूं कि हॉर्टिकल्चर, जैसे ऊपर वाली लाइन उठा लें, हॉर्टिकल्चर was replacement of agriculture, was की जगह कैन भी कर लो, है ना। अब ये लाइन तो सही है कि हाँ एग्रीकल्चर को रिप्लेस करके हॉर्टिकल्चर लाया जा सकता है, पर ये क्या इसको जस्टिफाई कर सकती है? वो कोई और दिशा में जा रही है लाइन, ये कोई और दिशा में जा रही है। तो असर्शन और रीजन तो बिल्कुल ठीक है, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपकी असर्शन की, तो हम बी ऑप्शन पे टिक लगाते, राइट। चलिए सी ऑप्शन देखें, असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर ये लाइन गलत होती, अगर ये लाइन गलत होती तो हम, अगर रीजन गलत होता या असर्शन गलत होता तो हम इन दोनों में से ऑप्शन कोई उठा लेते, राइट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू योर असर्शन एंड रीजनिंग। Okay, let's move on to the next question. 23rd question देखें, under dash in China, farmers and industrial units were required to buy and sell the fixed quantities of inputs and outputs. Question क्या कह रहा है, साथ साथ में समझते हैं। on the fixed prices, कहते चाइना में फार्मर्स और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ही, अगर फार्म प्रोड्यूस था जो, तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी जो वो प्रोडक्शन करती होती थी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, प्रोडक्शन करती थी गुड्स की, तो उसे क्या किया जाता था, उसे एक फिक्स्ड वैल्यू पे खरीदा और बेचा जाता था। फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड क्वांटिटी एट अ फिक्स्ड प्राइस, राइट, बाय द गवर्नमेंट, एंड द रेस्ट वर परचेज एंड सोल्ड एट द मार्केट प्राइसेस। अब जो ये क्वेश्चन है, कहते ये बताओ किस स्कीम के अंडर ये सारी प्लान जो लॉन्च किया जाता था। अगर आप देखो कि यहाँ पे चल रहा है दो तरह की प्राइसिंग चल रही है। एक तो जो फार्म प्रोड्यूस है और इंडस्ट्रियल यूनिट है, ये डिफरेंट बिकेंगे, और जो बाकी बचता प्रोड्यूस है वो डिफरेंट मार्केट प्राइस पे बिकेगा। एक तो प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, और दूसरा प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, फोर्सेस ऑफ मार्केट। फोर्सेस ऑफ मार्केट कौन सी होती है, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कर रही है, मतलब दो तरह की प्राइसिंग है ये, एक कर रहा है, एक कर रहा है। तो अगर देखें हम कम्यून सिस्टम, पहला ऑप्शन हमारे पास है कम्यून सिस्टम में तो ये था कि एक लैंड को काफी सारे बंदों के अंडर कर दिया जाता था कि इकट्ठे रल के फार्मिंग करेंगे। नेक्स्ट है ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आई थी। अगर आपने कंपैरेटिव चैप्टर पढ़ा हो, लास्ट वाला चैप्टर आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। उसके बाद था डुअल प्राइसिंग, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, अगर आपको नहीं याद आता तो कॉमन सेंस से हम देखेंगे कि गवर्नमेंट दो तरह के प्राइस डिसाइड कर रही है, सो वी विल टेक ऑन डुअल प्राइसिंग। वैसे ये डुअल प्राइसिंग के ही अंडर आता है, फाइन, ओके। 24th, micro credit programs play a vital role in ensuring an overall development of the rural economy as they dash। अब कहते जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, छोटे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ओवरऑल डेवलपमेंट। अब ये वर्ड आ गया यहाँ पे, ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब सारे क्षेत्रों को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे। ओवरऑल मीन्स इन टोटल, फाइन, इन टोटल रूरल एरियाज की, रूरल इकोनॉमी की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। कहते हैं उस डेवलपमेंट से क्या क्या इफेक्ट हुआ, दे प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट। अब क्रेडिट प्रोग्राम है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। लीड टू द विमेन एम्पावरमेंट, अब वो क्या करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एनहांस द रीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। अब अगर आपको शंका उठती है, पहले तो क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये तो दोनों होंगे ही होंगे क्योंकि ये कौन से हैं, क्रेडिट प्रोग्राम्स हैं, कॉमन सेंस की बात है। दूसरी, अगर आपको विमेन पे शंका उठे कभी भी, मतलब ये विमेन एम्पावरमेंट में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आपने क्या करना है, सोचो। जब माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, जैसे कि तनवा हुआ, हमारी एग्जांपल नहीं आई थी तनवा, अगर आपने बुक रीड की हो अच्छे से, तमिलनाडु की विमेन्स ने इकट्ठे होकर ऐसे काम किया था, और एक कुदुम भाषणी बैंक खोला गया था, कुदुम भाषणी बैंक। ये देखो, ये दोनों क्लासिकल एग्जाम्पल हैं कि विमेन ने इकट्ठे होके क्या की है, विमेन एम्पावरमेंट की है। तो आप इस
पॉइंट से क्या कर सकते हैं, एक गेस लगा सकते हैं कि दिस लीड्स टू दी वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। चलिए move on to the 25th question. Dash may be defined as a measure of the extent of demographic participation in the social and political decision making. कहते एक ऐसा मेजर बताओ, मतलब एक ऐसा मेजर बताओ जो दर्शाता है कि जो आपकी डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन है, मतलब लोगों की जो पार्टिसिपेशन है इन दी सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। सोशल मीन्स उनके सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में उनका रोल है या नहीं है। पहली बात तो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये तो आपके मतलब वेल्थ वगैरह को दर्शाता है। नेक्स्ट इज हेल्थ इंडिकेटर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ये भी नहीं हो सकता। डेमोग्राफिक मीन्स डिफरेंट वर्गों की मतलब पार्टिसिपेशन जो हो। द अदर वन इज डी लिबर्टी इंडिकेटर। सो हमारा ऑप्शन क्या है, बी लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी इज कि आप कितने आज़ाद हो, कितने इंडिपेंडेंट हो, कि आपकी डिसीजन मेकिंग में से है या नहीं है। से होने का मतलब कि आपकी कोई पार्टिसिपेशन है या नहीं है, राइट। सो डिफरेंट पॉपुलेशन की, डिफरेंट सोसाइटीज़ की पार्टिसिपेशन है सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, तो वो लिबर्टी इंडिकेटर दिखाता है हमें। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 26th, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ये वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन हमें आए हैं। द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1, द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज इन इंडिया इज यूनिफेसेड। कि यूनिफेसेड होने का मतलब कि एक फैक्टर अफेक्ट करता है अनएम्प्लॉयमेंट को। क्या एक फैक्टर अफेक्ट करता है अनएम्प्लॉयमेंट? नो, देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग इट। कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कारणों से होती है, बहुत कारण इसमें इन्वॉल्व हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है नेशन में। अगली स्टेटमेंट देख लीजिए, तो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो गई, गलत हो गई, राइट। आगे देखते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है कि आपके कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री में पॉपुलेशन है 1 करोड़ की, उसमें काम कर रहे हैं 30 लाख लोग, बाकी जो हो गए बूढ़े हो गए लोग, या जो इन्फेंट्स हो गए, छोटे बच्चे हो गए, राइट। 1 करोड़ में से 30 लाख काम करते हैं, ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होगी। वर्कर हो गए 30 लाख एंड पॉपुलेशन हो गई 1 करोड़। इज एन इंडिकेटर फॉर एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री। यस, इट इज शोइंग योर एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट दिखाता है कि देखो इतनी पॉपुलेशन है, इसमें से इतने लोग काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो दिखा ही रहा है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन दिखा रहा है कंट्री की। पहले देखिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, हमने तो कहा ये फॉल्स है, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। पहली तो फॉल्स ही है क्योंकि वो एक फैक्टर से इफेक्ट नहीं होती, डिफरेंट फैक्टर से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होती है। फाइन, चलिए 27th क्वेश्चन। 27th question, from the set of the events given in the column number 1, corresponding facts, corresponding means जो साथ साथ में दिए हुए हैं, right, adjacent हैं उनके facts given in the column 2, choose the correct pairs of the statement, कि कौन सा इसका क्या है, column 1 का column 2 का correct pair है। पहले देखें, adoption of the mixed economy system, और इसका साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास फैक्ट, द कॉमन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड चाइना। इंडिया ने तो मिक्स्ड स्टेट में मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, पर चाइना सोशलिस्ट पे शुरू हुआ था, सोशलिस्ट इकोनॉमी पे शुरू हुआ था, राइट। उसके बाद बी देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में कैसे आए, इम्पोज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? नो, उनकी अपनी मर्जी थी, उन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन अप की थी, राइट। सी ऑप्शन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन फोकस्ड ऑन मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये अभी मैं आपको ऊपर भी बता के आई हूँ जब हमने वो वाला क्वेश्चन किया था कम्यून सिस्टम एंड ऑल वाला। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन किसके लिए हुआ था, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए शुरू हुआ था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, राइट। फर्स्ट लास्ट वाला भी देख लेते हैं, वैसे तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान, जो इनको ये क्या बोलते थे, मिड टर्म प्लान्स, मिड टर्म प्लान्स 1953 में किसके शुरू हुए थे, चाइना के, राइट। और पाकिस्तान के शुरू हुए थे 1956 में, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन क्या है, 3 इज करेक्ट। सी और 3 ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एक दूसरे के सही हैं।
नेक्स्ट इज, अब हमारे शुरू होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जिनके हमने क्या देने हैं, आंसर्स देने हैं। ओके, सो 28 क्वेश्चन देखिए, लेट्स रीड आउट। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, अब इसमें देखो ये 3 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन है और हमारे पास इसमें क्या है, चॉइस है, राइट। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड अ नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर इन डायलेपिटेटेड स्टेट, डायलेपिटेड स्टेट होती है वर्स्ट स्टेट में, मतलब टूट चुकी हो कंडीशन, मतलब खराब हो चुकी हो बिल्कुल। लिस्ट एनी 3 सच इंडिकेटर्स दैट लीड टू द वर्सनिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल, राइट। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिशर्स के एरा में कौन से ऐसे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जो हमारी वर्स कंडीशन को दिखाते थे, राइट, जो हमारी वर्स इंडिकेटर्स को दिखाते होते थे। तो देखो 28 का हमारे पास आंसर है, इंडियाज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स वर इन अ डायलेपिटेटेड स्टेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एज। तो हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट्स दिखाने हैं जो ये शो करें, वेरीफाई करें कि हाँ हमारी जो कंडीशन थी उस समय क्या थी, वर्स कंडीशन थी, फाइन। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, राइट, ये दिखाने हैं हमने। तो पहला है द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस बिलो 16%, की पूरी पॉपुलेशन अगर हम माने तो 100% पॉपुलेशन में 16 से भी कम परसेंट पॉपुलेशन जो थी पढ़ी लिखी थी, लिटरेट थी। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लो 32 ईयर्स, कि बंदे का जो जीवन काल था, मतलब लाइफ स्पैन था, वो कितने साल जी के जाता था, वो 32 से भी कम था, राइट। जो आज 65 प्लस माना जाता है वो 32 ईयर से भी कम था। इट मीन्स जो बंदा था वो 32 साल ही जी के जाता था, 32 से भी कम, राइट। अगला देखो थर्ड, अलार्मिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 0 और 1 ईयर के बीच में जब कोई बच्चा एक्सपायर हो जाता है, इन्फेंट छोटा बच्चा, ड्यू टू एनी रीजन, माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है या उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे, ठीक है, कोई डिसीज हो जाता है पर्टिकुलर, ठीक है, और वो ये कह सकते हैं कि वो जो अडेप्टिंग इन्वायरमेंट है उसके लिए इनकम्पिटेंट होता है, फाइन। वो जो इन्वायरमेंट, जैसे छोटा बच्चा है, कई बार इन्वायरमेंट को सूट नहीं करती उसकी हेल्थ इन्वायरमेंट के साथ, तो ही एक्सपायर्स, ही और शी एक्सपायर्स। तो तब क्या था कि 1000 में से अगर 1000 बच्चे जमते थे तो उसमें से 218 बच्चे क्या हो जाते थे, एक्सपायर हो जाते थे। दिस शोज कि हमारी जो सिचुएशन थी डेमोग्राफिक, फाइन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। और उसके पैरेलल हमारे पास बी में क्वेश्चन है कि आप या तो ये कर सकते हो 3 मार्क्स का अटेम्प्ट, या ये कर सकते हो विद इंटरनल चॉइस। द प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो 3 सेक्टर्स में से, आपको भी पता है हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, जिसे हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं, फाइन, सर्विस सेक्टर है। अब तीनों सेक्टर में से पॉपुलेशन कितनी कितनी कहां पे इन्वॉल्व है, फाइन। द प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज, प्री इंडिपेंडेंट मींस इंडिया से पहले वाली कंडीशन पूछी गई है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस्ड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, रीजनल होता है एरिया वाइज, एरिया वाइज, कि एरिया वाइज यहां पे क्या आई, चेंजेस आई, वेरिएशन मींस चेंजेस आए, फाइन। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन, कहते ये आए हैं चेंजेस, आप जस्टिफाई करके दिखाओ कि कैसे चेंजेस आए हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। इट मींस लोगों ने अपना प्रोफेशन चेंज किया है, लोगों ने अपना प्रोफेशन चेंज किया है, आप जस्टिफाई करो कि कैसे चेंज किया है, राइट। तो अभी हम इसका आंसर देखते हैं। द प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, India's occupational structure experiencing growing regional variation as, अब justify करते हैं, parts of Madras Presidency, Bombay, Bengal witnessed a decline in the dependence of the workforce on the agriculture sector with the commensurate increase in the manufacturing and service sector। कहते हैं अगर हम मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की प्रेसिडेंसी की बात करें, जो ये एरियाज थे ये ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड एरियाज थे, या कह लो कि ब्रिटिशर्स की ये कैपिटल्स थी, गढ़ थे उनके, ठीक है, गढ़ थे उनके।
मतलब वो मेनली जो मतलब ये कह लो कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यहाँ से ही क्या करते थे, वो रूल करते थे ऑल ओवर इंडिया। मतलब उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का मेन जो कैपिटल थी ये तीनों ही थी। फाइन। कहते उसमें देखा गया कि लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे अडॉप्ट किया और सर्विस सेक्टर पे अडॉप्ट किया उन्होंने। फाइन। अब देखे जैसे बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, यहाँ पे जो लोग थे इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लरिश हुआ यहाँ पे, राइट, बंगाल वाले एरिया पे, बॉम्बे पे और मद्रास पे। और इन जब लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे है तो ज़्यादा लोग मतलब इनको अपनी सेवा के लिए चाहिए होंगे ब्रिटिशर्स को, तो लोगों को अपना एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ के क्या चले गए, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हुए। तो वर्कफोर्स का चेंज देखा गया कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। There had been an increase in the share of workforce in agriculture in states such as Odisha, Rajasthan and Punjab। कहते अब देखा जा रहा था क्योंकि ये जो तीन थी, हमारी पंजाब है या उड़ीसा है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इन पार्ट्स के लोग, बिकॉज इनको अपने खाने पीने के लिए ब्रिटिशर्स को या पॉपुलेशन की नीड पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर की नीड थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 29th। Rabia was initially, Rabia is a girl over here, initially working as an office clerk in a firm। वो ऑफिस क्लर्क एज ऑफिस क्लर्क की जॉब करी थी। इन दी परसुएट टू अटेन, कहते एक परसुएट होता है, एक मोटिव है उसका, अ हायर पोजीशन एंड इनकम, शी attended a few on-job training sessions। These sessions contributed positively to her skills and expertise। कहते राविया ने अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन को अप करने के लिए, इनकम को ज्यादा करने के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग को क्या किया, अडेप्ट किया। ऑन जॉब ट्रेनिंग को अडॉप्ट किया। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, राइट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर हम बोल लें इसको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना शुरू किया। फाइन। अगर हम कहें कि वो किसी सीए के पास चली गई, जीएसटी सीखने चली गई या पर्टिकुलर स्किल सीखने चली गई, तो हम उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलेंगे। दीज सेशंस कंट्रीब्यूटेड, अब इन सेशंस ने जो उसने अटेंड किए उससे उसकी स्किल भी बढ़ी और एक्सपर्टीज भी बढ़ी, माहिर बनी वो। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रावियास डिसीजन ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहते इस राविया के इस डिसीजन पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे क्या पड़ा, कैसा अफेक्ट पड़ा। फाइन। चलिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट इन द रीसेंट टाइम एज दे एडेड टू द प्रोडक्ट कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर हम, मैंने पहले ही बोला है कि अगर हम ऑन जॉब ट्रेनिंग लेते हैं, आप प्रैक्टिकली ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनते हो, प्रैक्टिकल वर्क आता है आपको, राइट। रियल लाइफ में आप एंटर करते हो, जिससे आपको रियल लाइफ सिचुएशन टैकल करनी आती हैं, आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली पता चल जाता है। Firms encourage such training as benefit outweighs the cost of its training। अगर अब हम देखें, जो डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे हमें सुनने को आता है कि हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने गए, वो कहता है वो तो यूएस गए हुए हैं न्यू मशीनरी को सीखने के लिए या न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, राइट, न्यू टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बाहर गए हुए हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग लेने जाते हैं, वहाँ के यूएस के डॉक्टर्स के साथ मिलके क्या करते हैं, एक वर्क इन्वायरमेंट को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, कि ताकि वो न्यू स्किल्स और टेक्निक्स सीखें। अब वो वहाँ से मशीनरी लेके इंडिया में आते हैं, ये मशीनरी इंपोर्ट कराई जाती है, जिससे मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, राइट, मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसका क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट होता है, डायरेक्टली इफेक्ट। अब वो मशीनरी महंगी तो होती है, पर उसका अगर हम देखें लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग, लंबी चलने के कारण इतना वो उससे कमा ही लेते हैं, उसकी कॉस्ट पूरी हो जाती है। दिस enables the employees to develop the skills and adapt modern technologies। So Ravia's decision to attend on-job training will have a positive impact on the human capital formation। अब human capital formation क्या होती है कि देश के लिए उसका युवा या जो उसकी पॉपुलेशन है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसके पास कितनी स्किल है। अगर स्किल होगी तो यू कैन गिव बर्थ थ्रू इनोवेशन। स्किल के साथ ही क्या आएगी, इनोवेशन आएगी, राइट, जिससे प्रोडक्शन के और सेंटर्स बनेंगे, प्रोडक्शन से क्या बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, राइट। सो दिस विल हैव अ गुड इफेक्ट ऑन ईच एंड एवरी सेक्टर। तो राविया का ये डिसीजन बिल्कुल ही सही था। इट मीन्स अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग, इट मीन्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी इज मस्ट, राइट। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं हम।
इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करना ये मस्ट था। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं जो कि कैरी करता है 4 मार्क्स। इन द लेट 1970s चाइना इंट्रोड्यूस्ड वन चाइल्ड पॉलिसी दैट लेड टू द अरेस्ट इन द पॉपुलेशन कपल्ड विद स्क्यूड सेक्स रेशियो। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब हमारा पहले क्वेश्चन क्या बोलता है कि कहते हैं लेट 1970s में, हमें भी पता है 1979 में चाइना ने क्या की थी, वन चाइल्ड पॉलिसी कर दी थी कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, मोस्ट पॉपुलस नेशन था, राइट मोस्ट पॉपुलस नेशन था, अब इंडिया है। 1979 में उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था। अब देखो जब जो एशियन कंट्रीज होती हैं ना, उनमें ये थोड़ा सा, अब तो चलो एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो गया है विद एजुकेशन विद लिटरेसी, ठीक है, कि उनको क्या होता है कि मेल मेंबर होना चाहिए। अब वन चाइल्ड पॉलिसी है तो लोगों को ये रहता था कि हम जो अगर एक बच्चा हो तो वो क्या हो, मेल ही हो, वंश आगे बढ़ेगा एंड ऑल राइट। अब ये मेंटेलिटी चेंज हो गई है, राइट। और क्या होता था उससे, लेड टू द अरेस्ट इन द पॉपुलेशन कपल्ड विद स्क्यूड सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो क्या होती है, सेक्स रेशियो में क्या होता है कि 1000 मेल्स के अगेंस्ट कितनी फीमेल्स हैं, कि अगर 1000 हमारे पास क्या है, मेल हैं, एक कंट्री में 1000 अगर मेल हैं तो उनके अगेंस्ट में कितनी फीमेल्स हैं। तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की जो उस समय कंडीशन थी 949 हो गई थी फीमेल की सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो कितनी बोली जाएगी, 949 ही बोली जाएगी। सेक्स रेशियो कितनी काउंट होगी, 949 ही काउंट होगी। ये पता है कि हमें 1000 मेन के अगेंस्ट है, ये मेल्स के अगेंस्ट है, फाइन। 949 होगी थी। अब लोगों को मेल डोमिनेंस होने के लिए मेल मेंबर आना चाहिए, इसके कारण वो क्या करते थे, मेल ज़्यादा हो गए थे, फीमेल की जो रेशियो थी वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। और इसका एक इफेक्ट और पड़ा, एक इफेक्ट ये पड़ा कि ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, यूथ कम हो गया। ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और यूथ में क्या आना शुरू हो गया, डिक्लाइन आना शुरू हो गया, जिसके कारण उनकी वर्क फोर्स कम हो गई। अब बूढ़ों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती ओल्ड पीपल की कि वो काम कर पाए, तो वर्क फोर्स भी कम हो गई, राइट। सो इसको देखते हुए चाइना ने फिर 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की, राइट, कि 2 बच्चे, ठीक है। फिर 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी आई कि 3 बच्चे ठीक हैं। तो अपनी पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए, सेक्स रेशियो को बैलेंस करने के लिए कि लड़कियां कम ना हो जाए, वर्क फोर्स को बढ़ाने के लिए, तो ये पॉलिसीज लेके, फाइन। तो देखो अगर हम आंसर देखें, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एज वी ऑल नो। तो द वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना 1970s इज द मेजर रीजन फॉल इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो उनकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी बढ़ा, ऑब्वियसली अगर एक बच्चा होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम होगी, राइट। उसके बाद सेक्स रेशियो क्या होगी, डिक्लाइन होनी शुरू हो गई कि 1000 मेल्स के अगेंस्ट 949 मेल्स ही फीमेल्स ही रह गई, ठीक है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी के होते हुए एंड सन की प्रेफरेंस होते हुए, मेल मेंबर की प्रेफरेंस होते हुए जो है सेक्स रेशियो क्या हुई, गिरनी शुरू हुई, फाइन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास एक चॉइस है। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ए बी पार्ट में दिया हो और 1-2 पार्ट। अगर आप 4 मार्क्स चाहते हो इस क्वेश्चन में तो आपको ये दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे, इसलिए 4 मार्क्स आएंगे। अगर और दूसरी चॉइस करना चाहते हो तो ये अकेला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ दीज फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इन ऑर्डर टू स्कोर 4 मार्क्स। चलिए पहला हम देखते हैं, स्टेट एंड इलेबोरेट whether the following statements are true or false with valid arguments। कहते बताओ कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स है 1 और 2 की दोनों सही हैं, और अपना क्या दो, इसमें रीजन भी दो, आर्ग्यूमेंट करो। Agricultural marketing is the process that ensures the transportation of various agricultural commodities only। और हमने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है अलग से एक टॉपिक बना हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, देखो असेंबलिंग इंक्लूड होती है, असेंबलिंग मीन्स अब जो हार्वेस्ट हुई है, जो प्रोड्यूस हुआ है उसको इकट्ठा करना, ठीक है, उसको कलेक्ट करना, उसकी ग्रेडिंग करनी, पैकिंग करनी उसकी, अभी किसी तरह उसको मंडी में पहुंचाना भी तो है, सेलर के पास पहुंचाना है ना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा,
राइट। ट्रांसपोर्टेशन के बाद अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन का, कि किसको कितनी नीड है, या अपने जो रिटेलर्स हैं उसके पास डिस्ट्रीब्यूट करके आना या मंडी तक पहुंचाना, ये सारे जो खर्चे इन्वॉल्व हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, इट इंक्लूड्स, जो प्रोसेस है ये सारा किसका पार्ट बनता है, हमारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अकेली चीज़ों की कॉमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करना नहीं होती, इट इंक्लूड्स ऑल दीज फैक्टर्स, असेंबलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगली देखते हैं, जनधन योजना हैज बीन अ क्रूशियल स्टेप, जनधन योजना हैज बीन अ क्रूशियल स्टेप फॉर फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। कहते जनधन योजना जो लॉन्च की गई थी, जनधन योजना कब लॉन्च की गई थी, 2014 में, बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट। तो एक क्रूशियल स्टेप था, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट स्टेप था फॉर फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन मीन्स फाइनेंस को इकट्ठा करना, ठीक है, इन द इंडियन इकोनॉमी। फाइन। अब कहते, अब ये बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। यस, इट इज ट्रू। अब जनधन योजना के अगेंस्ट हुआ क्या था, जो जनधन योजना थी, पहली बात तो ये 2014 में आई बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, 2014 में आई। इस स्कीम के तहत आपको नो मिनिमम बैलेंस अकाउंट खोलना पड़ता था, मतलब आप कोई भी मिनिमम बैलेंस, चाहे जीरो खाता बैलेंस नहीं थे, जीरो खाता अकाउंट, वो वाले अकाउंट थे। इसके और भी फीचर्स थे, जैसे कि एक और बताऊं अगर, कि आपको 1 लाख का अगर आप ऐसा अकाउंट खुलवाते हो, इंश्योरेंस कवर मिलता था, इंश्योरेंस कवर विद अ रुपे कार्ड। अगर आपके पास रुपे कार्ड है, दैट इज एटीएम जो कार्ड होते थे, अगर वो है आपके पास, तो आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता था सरकार की तरफ से। तो आपको नो मिनिमम बैलेंस, जीरो बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत थी, कोई भी जैसे आप देखो 5,000 6,000 मिनिमम बैलेंस होता है, तो कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, और 1 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलता था। इससे क्या हुआ कि लोगों का बैंक्स के ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब रिजल्ट देखो क्या होना था, कि लोग जो थे वो क्या हुए, मॉडर्न हुए, एक तो मॉडर्नाइजेशन आई, बैंकिंग सिस्टम प्रमोट हुआ, बैंकिंग सिस्टम प्रमोट हुआ, लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट्स जनरेट हुई, कि हमें ये भी है कि वो मनी लेंडर से छुटकारा, एक तरह का ना, जो आज भी लोग हैं वो मनी लेंडर्स के फंसे हुए हैं, मनी लेंडर्स के पास, कि जो वहाँ से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स उठाते हैं, तो उनके बैंकिंग के साथ रिलेशन क्रिएट होनी शुरू हुई, डील आउट करना शुरू हुआ कि हम बैंक्स को विजिट कर सकते हैं, राइट। देयर आफ्टर अब बैंक्स के पास अगर फंड्स आ जाते हैं, जितने भी फंड्स आए, राइट, बैंक आगे उन्हें क्या कर सकता है, री इन्वेस्ट कर सकता है। तो बैंक उन्हें क्या कर सकता है, री इन्वेस्ट कर सकता है, आगे किसी भी पॉलिसी और प्रोग्राम में लगा सकता है, राइट। आगे उनको लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पैसे को, आगे किसी में LIC में इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, राइट। तो इससे क्या होता है कि फंड्स की मोबिलाइजेशन होती है, इकट्ठे होते हैं फंड्स और आगे री इन्वेस्ट होते हैं। फाइन, चलिए। सो थ्रू द जनधन योजना हैज प्रमोटेड थ्रिफ्ट हैबिट्स एंड efficient allocation of financial resources, particularly in the rural areas. Formal banking system has mobilized a sustainable amount under this योजना। कहते हैं इस योजना के तहत उन्होंने अच्छी अमाउंट जो थी फंड्स की रूरल एरियाज में से कहां पे एंटर हुई, बैंक्स में एंटर हुई, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो और में है हमारे पास। सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब कहते सरकार ने सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से ही 1947 के बाद से ही सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज लेके आई हैं, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं, जो हेल्प करती हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। और आपने एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में सरकार की पॉलिसीज पढ़ी ही होंगी, जैसे मनरेगा आ गई, राइट। ऐसी पॉलिसीज जो हैं सरकार लेके आती रहती है। अब सरकार करती क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली देखो मनरेगा वाली एग्जांपल हो गई, है ना। और अब उसके बाद क्या है, जैसे सरकार एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगाती है, एक इंडस्ट्रियल क्या करती है, यूनिट लगाती है, फाइन। उसमें वो बेसिक रॉ मटेरियल जो है प्रोड्यूस कर रही है। अब सरकार ने फॉर एग्जांपल कोयले की खदान लगा ली, कोल माइन लगा ली, फाइन, कोल माइन लगा ली। अब कोयला जो निकलेगा वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में जाएगा, मतलब दे विल यूज इट,
प्राइवेट जो फर्म्स हैं या प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उस कोयले को यूज़ करके आगे क्या करेंगी, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी, गुड्स प्रोड्यूस करेंगी, जिससे क्या बढ़ेगी, अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ेगी। अब कोयले की खदान में भी आपको क्या चाहिए होंगे, एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, वर्कर्स चाहिए होंगे, राइट। और यहाँ पे भी क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार के किसी भी हैबिट से या सरकार के किसी भी मोटिव से क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। दिस इज नोन एज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सरकार बेसिक इंडस्ट्री लगा के, कोई भी बेसिक इंडस्ट्री लगा के आगे क्या करती है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को क्या करती है, पुश देती है एक, कि आगे आप इंडस्ट्रीज को इनको इंडस्ट्रीज को लगाओ, राइट। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब ये भी एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। Identify the situation depicted in the image. Suggest the impact of indicated situation on the Indian economy. कहते हैं ये बताओ अब इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो पहले पिक्चर को एनालाइज करते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है ध्यान से, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ये हमारे भारत का मैप बना हुआ है, राइट। देयर आफ्टर ये दिखाया गया है फॉर्मल सेक्टर, ये दिखाया गया है इनफॉर्मल सेक्टर, और इसमें से जो लोग जंप कर करके कहाँ जा रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर में ड्रॉप किए जा रहे हैं। और जो तराजू बनाया हुआ है यहाँ पे, स्केल्स बनाए हुए हैं, जो पलड़ा भारी है वो ज़्यादा किसका है, इनफॉर्मल सेक्टर में। इट मीन्स इसमें ज़्यादा लोग हैं, राइट, इसमें ज़्यादा लोग हैं, इसमें कम लोग हैं। तो इस सिचुएशन को हमने क्या करना है, एनालाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए भी फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। अगर मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में एक डिफरेंशिएशन दूं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में 10 और मोर पर्सन्स होते हैं, हायर्ड पर्सोनल्स होते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में लेस देन 10 होते हैं, लेस देन 10। Thereafter सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, यहाँ पे जैसे पीएफ की फैसिलिटी होगी या कोई और भी फैसिलिटी होगी, इनको नहीं मिलती। चलो पहले तो हम एक डिफरेंशिएशन करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। पहला है हमारे पास फॉर्मल सेक्टर और इधर है इनफॉर्मल, ठीक है। अगर पहला पॉइंट डिस्कस करें, फॉर्मल सेक्टर में 10 और मोर पीपल, 10 और मोर पीपल आर हायर्ड, यहां पे लेस देन 10 आर वर्किंग। यहां पे 10 और 10 से ज्यादा लोग होंगे और यहां पे 10 से कम लोग काम कर रहे होंगे। इनको मिलती है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक पीएफ्स, दे आर गिवन नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। फाइन, आगे देखते हैं। दे कैन क्रिएट ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं ये। नो ट्रेड यूनियंस आर फॉर्म्ड, यहां पे कोई ट्रेड यूनियंस नहीं बनती। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। इनकी दे आर हैविंग अ परमानेंट जॉब, इनकी परमानेंट जॉब होती है, मतलब दे आर हायर्ड, दे आर नो परमानेंट जॉब, दे हैव नो परमानेंट जॉब। फाइन, ये इनका क्या है, एक फॉर्मल सा डिफरेंस है इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर का। अभी देखो इन यहाँ पे 10 और 10 से ज्यादा बंदे काम करते हैं और यहाँ पे लेस देन 10 काम करते हैं। आगे इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे पीएफ की स्कीम मिलती है, यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है। दे कैन क्रिएट ट्रेड यूनियंस, यहाँ पे कोई ट्रेड यूनियंस फॉर्म नहीं होती।
देयर आफ्टर दे आर हैविंग अ परमानेंट जॉब, और यहाँ पे कोई नो परमानेंट जॉब है। अब जैसे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो दिहाड़ीदार होते हैं, मजदूर होते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर आप वर्कर तो हो, पर जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर रहे हो, तो यू आर गेटिंग अ परमानेंट सैलरी, परमानेंट आपको जॉब मिल रही है, आप कैजुअल लेबर नहीं हो। अल्टीमेटली यहाँ पे कैजुअल लेबर्स आते हैं, फाइन, ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। अब देखो, अगर फॉर्मल सेक्टर कम होगा सोसाइटी में और इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा होगा, इट मीन्स गवर्नमेंट की कवरेज कम है इन लोगों पे, उनको जॉब नहीं मिल रही, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पाएंगी, और दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड, पूरा पूरा चांस है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। उनको लेबर लॉस का नहीं पता होगा, तो लेबर लॉस के तहत उनको कम सैलरी भी दी जा सकती है, राइट? सो the image depict the formal sector or the informal sector. The situation is popularly known as informalization of workforce. In India, the informal sector includes millions of farmers, agricultural laborers, non-farm casual wage laborers, owner of small enterprises and the self-employed people. कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में इंडिया में कौन कौन से आते हैं? फार्मर्स आते हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, राइट उसके बाद एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो जैसे हम बोलते हैं कि पंजाब में जैसे बिहार के लोग आके इन मतलब एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, लैंडलेस लेबरर्स जिन्हें हमें बोलते हैं, लैंडलेस लेबरर्स। उसके बाद नॉन फार्म कैजुअल लेबरर्स, जो मजदूर होते हैं, जो घर बनाने में काम करते हैं या कोई फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं। उसके बाद ऑनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिनका काम ज़्यादा नहीं है, स्मॉल सी एंटरप्राइज को ओन करते हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। द वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर डज नॉट रेगुलर, दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर इनकम, दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन ऑन द रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। वर्कर्स मे बी डिसमिस्ड विदाउट एनी कंपनसेशन और नोटिस। इट मीन्स उनका जो काम है वो बिल्कुल ही इनफॉर्मल है, ना तो उनको रेगुलर इनकम मिलेगी, मैंने कहा लेबर लॉस के तहत ना तो उनको रेगुलर इनकम मिल सकती है, और ना ही उनको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर वो लेबर लॉस अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं लेबर लॉस क्या होते हैं, लग ही नहीं रहे उन पर लेबर लॉस, राइट, और उनको काम से निकाला जा सकता है विदाउट एनी नोटिस। अब वो ढूंढे कहाँ काम, एकदम से बंदे को बाहर निकाल दे काम से, नया काम ढूंढने में भी टाइम लगेगा। सो द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो कहते हैं सरकार जो है बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च करती है ताकि वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, मतलब उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना होने दें, इनकी जो इनकी हानि हो रही है उसको क्या करे, स्टॉप करे। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 33rd। अब 33rd में भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं, और हमारे पास क्या है, एक इंटरनल चॉइस है। चलिए देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, the word is green revolution, transformed India from a subsistent food grain economy to a food surplus economy। subsistent food grain economy क्या होती है कि अपने जीवन बसर के लिए बस, for own consumption, टू फूड सरप्लस इकोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। कहते जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन से कि झाड़ इतना हो गया, पहले तो HYV सीड्स हमने यूज करने शुरू कर दिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, क्या आई, मॉडर्न मशीनरी आई साथ में, ऊपर किया ना MCQ इसका। फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए फर्टिलाइजर्स आए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स भी आई, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो झाड़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। झाड़ मीन्स जो प्रोड्यूस था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ गए, दोनों बढ़ गए, राइट। अब पहले जो फार्मर था वो अपनी घर के लिए, सिर्फ अपनी ओन कंजम्पशन के लिए उसे उगाता था, फाइन। और अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इतना ज़्यादा सरप्लस होने लग गया, सरप्लस मीन्स इतना ज़्यादा झाड़ होने लग गया कि हम क्या बन गए, एक बफर स्टेट बन गए, बफर स्टेट बन गए। पहले हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते होते थे USA, ठीक है, USA से। USA क्या करता था, हमें इस बीच में क्या करता था, तंग करता था। जैसे अब एक फैक्ट बताऊं तो पाकिस्तान नेटो को सपोर्ट करता था। जब उनसे जंग करते होते थे, जो वहाँ का तब का प्रेसिडेंट था, वो हमें ऐसे फिटकार लगाता था कि इंडिया जंग मत कर, मैं तेरे साथ में नहीं हूँ, क्योंकि नाटो तब US की ज्वाइनिंग थी, है ना, US उसका हेड था।
तो इंडिया को ऐसे कहता रहता था कि इंडिया मत कर नहीं तो मैं तेरी फूड ग्रेन की सप्लाई रोक दूंगा, वहां पे रोक बंद कर दी जाएगी। तो इंडिया ने इस चीज़ को अपने दिल पे लेते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन की इंट्रोडक्शन की गई। ग्रीन रेवोल्यूशन से इतना झाड़ आया कि हम बफर स्टेट बन गए। जब हम अब कोई भी कैलेमिटी आती है ना उड़ीसा में, जहाँ पे हम बांग्लादेश भी अफेक्ट होता है, बे ऑफ बंगाल में फ्लड्स आते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स देते हैं उनको, ठीक है, फ्लड रिलीफ्स के तौर पे, राइट। अब पीछे क्या किया, अफगानिस्तान को भेजे, ट्रक्स भर के भेजी, हमारी जो थी वीट भेजी, ठीक है। तो हम इतना सक्षम हो गए कि हम अपनी नीड्स भी पूरी कर सके और बाहर वालों की भी नीड्स पूरी कर सके, राइट। तो सरप्लस फूड क्या किया गया, जनरेट किया गया। तो HYV सीड से और ग्रीन रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन से हम सबसिस्टेंस से क्या ग्रो किए, मार्केटेबल सरप्लस पे। मार्केटेबल सरप्लस मीन्स कि अपने लिए रख लो, ओन कंजम्पशन के लिए रख दिया, बाकी बच गया वो क्या कर दिया, सेल कर दिया मार्केट में, राइट। अब इसके रीजंस क्या हुए, गिविंग द रीजंस, चलिए देखते हैं आंसर को अपने। बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स देमसेल्व्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो कहते पहले जो फार्मर्स थे वो अपने यूज के लिए ही जो थे चीज को, प्रोड्यूस को यूज कर लेते होते थे, अपनी कंजम्पशन के लिए उगाते थे, बस अपने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। ग्रीन रेवोल्यूशन के HYV सीड से प्रोडक्शन मल्टीपल टाइम्स क्या की, ग्रो की। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ एग्रो प्रोड्यूस मीन्स जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस हुआ वो सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट। अब इतने प्रोड्यूस का करेंगे क्या, तो वो क्या करते थे, मार्केट में जाके उसको क्या कर देते थे, सेल कर देते थे। दिस लेड टू द अटेनमेंट ऑफ द मार्केटेबल सरप्लस एंड कन्वर्टेड द इंडिया इनटू फूड सरप्लस इकोनॉमी फॉर द फूड स्कार्स वन। कहते जब जहां जिस देश में फूड स्कार्सिटी होती थी, अकाल पड़ा होता था, वो कहाँ किस में बदल गया, बफर स्टेट में बदल गया। हमारे पास अब गोदाम क्रिएट करने पड़े FCI के, ताकि क्या की जाए, वीट और राइस को स्टोर किया जा सके, राइट। सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसका बी पोर्शन देखते हैं हम। अकेला ये अटेम्प्ट करने से हमें 6 मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, इसके तो हमारे पास सिर्फ 3 मार्क्स ही आएंगे, फाइन। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कहते डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक मीन्स हमारे देश की इंडस्ट्रीज को, इंडोजीनियस इंडस्ट्रीज को, फाइन। इंडिया फॉलोड द रिजाइम ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। कहते तो अपनी इंडस्ट्रीज को, हमारी इनलैंड इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस करनी शुरू कर दी इंपोर्ट पे, ठीक है। हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पढ़ी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पढ़ी है, जिसमें क्या किया गया था, ठीक है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी में क्या किया गया, एक तो लाइसेंसिंग ले आए हम, टैरिफ्स अप कर दिए, टैरिफ्स मींस टैक्सेस, ठीक है, और एक कोटा सिस्टम ले आए, फाइन। अब इसमें क्या था, लाइसेंसिंग मींस कि अगर बाहर वाली इंडस्ट्री है, उसने इंडस्ट्री लगानी है यहाँ पे, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। देयर आफ्टर टैरिफ्स, टैक्सेस इंपोज किए गए, जो भी बाहर से इंपोर्ट आएगा उस पर हैवी ड्यूटी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद कोटा फिक्स किया गया। कोटा मीन्स कि क्वांटिटी पे, कि बाहर से कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है, और कौन सा प्रोडक्ट मंगाना है, उसका कोटा बना दिया गया, फाइन। मतलब उसको हाईलाइट कर दिया कि ये मंगाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ। चलिए तो हम अपना आंसर रीड करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रीज इंडिया हैड फॉलोड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंडिया ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंपोर्ट्स को मना कर दो, कि इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करो, कि देश की स्वदेशी बनाओ, विदेशी बनाओ, स्वदेशी को क्या करो, निग्लेक्ट करो, स्वदेशी हटाओ, विदेशी, अपने देश की जो है प्रोडक्ट है उनको यूज करो, इंपोर्ट मत करो। दिस पॉलिसी एम्ड एट सब्स्टिट्यूटिंग द इंपोर्ट्स विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को, इनलैंड प्रोडक्ट्स को यूज करो जो हमारे देश में क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइन।
तो दिस हैज द फॉलोइंग इम्पैक्ट। तो उसके लिए क्या क्या किया गया, टेरिफ्स। अ टेरिफ आर अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स दैट मेक इंपोर्टेड गुड्स डियरर एंड डिस्करेज देयर यूज। तो कहते टैक्स लगाया जाता था, डियरर होता है महंगा हो जाना, किसी चीज का एक्सपेंसिव हो जाना। कहते जब टैक्स लगाया जाता था, बाहर से वो चीज आई 100 रुपए की, अब टैक्स इतना लगाया गया कि वो दुगनी होगी उसकी अमाउंट, दैट इज 200। पर जब उसका सब्स्टिट्यूट देखा, सब्स्टिट्यूट क्या है कि देश में भी वो प्रोडक्ट बन रहा है, वो मिल रहा है हमें 150 में, तो हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, देश वाला, राइट। तो दिस वाज दी मेथड टैरिफ लगाने का। उसके बाद कोटा। कोटा स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। अब हम वहां पे क्या कर दिया, कोटा सिस्टम कर दिया कि इतनी पर्टिकुलर केजी वीटी मंगानी है, या इतनी क्वांटिटी का ही क्या मंगाना है, हमने कपड़ा मंगवाना है बाहर से या कुछ मंगवाना है, वट एवर द अमाउंट कैन बी, वट एवर द गुड कैन बी, फाइन। तो उसके लिए कोटा लगा दिया गया। अगर आपने 6 मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आपको ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अदर देन दिस आप और वाला पार्ट भी क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। देखते हैं सी में क्या है। इन इंडिया after 1947 land reforms were introduced on large scale. In the light of the given statement, discuss any वन सच लैंड रिफॉर्म। कहते आपने भी देखा है कि इंडिया के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 के बाद बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स आए, बहुत लार्ज स्केल पे आए, मतलब ओवरऑल इंडिया में उसने इफेक्ट किया। कहते इस स्लाइड के संदर्भ में बताइए कि एक ऐसे लैंड रिफॉर्म को क्या करें, डिस्कस करें। हमारे पास बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स है, जैसे कि लैंड सीलिंग, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कौन सी है, लैंड सीलिंग, इंटरमीडियरी जमींदारी सिस्टम अबॉलिश करना, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास आता था वो क्या था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। हमारे पास 3 हैं, उन्होंने कोई भी 1 एक्सप्लेन करने को कहा है। लैंड सीलिंग क्या होता था, देखो सरकार ने एक फिक्स कर दी थी टर्म कि अगर आपकी फैमिली में एक पर्सन है तो एक पर्सन के लिए पर्टिकुलर लैंड एप्लीकेबल है, कि वो इतनी लैंड ही होल्ड कर सकता है, ठीक है। उन्होंने बता दिया, जैसे 1 किला बता दिया, 1 एकड़ की जमीन होगी जैसे, ठीक है, तो दैट इज नोन एज लैंड सीलिंग। उसके बाद जमींदारी सिस्टम मीन्स जो इंटरमीडियरीज थे, ठीक है, जो मतलब लैंडलेस लेबर के रेंट वाला सिस्टम था जो, उसको खत्म किया गया। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जो मतलब जिनकी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी ना, फ्रेगमेंटेड मीन्स जैसे एक मेरी लैंड यहाँ पे है, फिर 1 किलोमीटर का एरिया छोड़ के एक लैंड यहाँ पे है, तो मुझे दोनों लैंड इकट्ठी एक एरिया में ही दे दी जाती थी। कंसोलिडेशन मीन्स उस चीज को इकट्ठा करना। तो ये कोई भी 3 मेजर्स हैं हमारे पास। तो उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन। सो द लैंड रिफॉर्म्स वर इनएविटेबल इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। इनएविटेबल मीन्स जिनके बिना काम करना मुश्किल था, मतलब जिनको मतलब लगाना ही पड़ेगा। द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म सच एज लैंड सीलिंग, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा, जो हमने डिस्कस पहले ही किए हैं। तो इन्होंने लैंड सीलिंग को एक्सप्लेन किया गया, आप उसमें से कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो। So land ceiling means fixing the maximum size of the land holding could be owned by an individual, कि maximum land एक इंसान 1 person can hold this much land, बस maximum ceiling कर दी यहाँ पे। This step was initial to promote the equity in the agriculture sector, so to reduce the concentration of land ownership in a few hands। तो ज़्यादा बड़े बड़े जो ज़मींदार थे उनके पास इतनी एकड़ लैंड होती थी, उन्होंने फ्रॉडलेंट सिचुएशन के साथ लैंड होल्ड की होती थी, टेनेंट्स रखे हुए होते थे, लैंडलेस लेबरर्स जिन्हें हम बोलते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, ये एक मूवमेंट था जिसमें से ये लॉन्च किया गया ताकि जो लैंड है वो पर्टिकुलर इलाइट क्लास के पास मत रह जाए, एक पर्टिकुलर क्लास के पास मत रह जाए, सबके पास जो है लैंड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फाइन, इक्विटी मतलब इक्वलिटी हो सारे सेक्टर में, फाइन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो और में है, अब या सी और डी दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सिक्योर 3 मार्क्स, ठीक है।
In the post-reform period, the government of India decided to retain profit-making public sector undertakings. It provided a special status to PSUs to enable them to expand in the global market. Do you agree with the given statement? Give valid reason in support of your answer. तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? पहले तो कहता है क्वेश्चन कि जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो सरकारी कंपनीज है बेसिकली, उनको सरकार ने क्या किया गया, उनको रिटेन किया गया. रिटेन मीन्स कि उनको रखा गया कि पीएसयूज क्या करेंगे, नेशन में ऑपरेट करेंगे, मतलब ये अपना प्रोडक्शन चलाएंगी ही चलाएंगी, ये यूनिट्स चलेंगी ही चलेंगी, और उनको स्पेशल स्टेटस दिए गए ताकि वो ग्लोबल मार्केट में, मतलब ऑल लेवल पे, ऑल वर्ल्ड लेवल पे एक्सपैंड कर पाए. कहते अपनी स्टेटमेंट को क्या करो, वैलिड रीजन के साथ सपोर्ट करो इस स्टेटमेंट को. अगर हम देखें, सरकार ने 3 तरह के क्या दिए गए, टैग्स दिए गए पीएसयूज को, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, राइट. ये इसलिए दिए गए थे क्योंकि जो हमारी पीएसयूज थी वो सिक कंपनीज ना बने. सिक मीन्स मतलब जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं वो ना बने, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बने. इट मीन्स सरकार के अंडर भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हो, अकेली प्राइवेट ना हो, राइट. सो उन्होंने, सरकार ने इस चीज को प्रमोट करने के लिए महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के टैग देने शुरू किए ताकि वो अपनी अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाए और मैनेजेरियल टास्क परफॉर्म कर पाए, राइट. एज अ रिजल्ट ओवर द इयर्स दीज मिनी रत्न महारत्न्स हैव परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल एंड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ मार्केट लीडर्स. कहते हैं इन टैग्स की वजह से, जैसे हमें कोई टैग मिले तो हम और अच्छा परफॉर्म करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. तो देखें, अगर महारत्न कंपनीज की बात करें, अगर महारत्न कंपनीज की बात करें तो ये जो महारत्न, मिनी रत्न टैग मिलते हैं, या तो इनकी नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मिलते हैं इनको, या सेल्स के अकॉर्डिंग, टर्नओवर के अकॉर्डिंग मिलते हैं. मतलब अगर किसी की सेल ज्यादा है तो बहुत ज्यादा है तो महारत्न में, कम है मिनी रत्न में, महारत्न में, नवरत्न में, राइट. तो देयर आर 13 कंपनीज जो हैं, 13 इन नंबर, दे आर 13 इन नंबर की जो महारत्न का टैग है जिनके पास. जैसे होगी भेल, एग्जाम्पल दे रही हूँ, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड, और उसके बाद है हमारे पास IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, फाइन. उसके बाद अगर हम बात करें नवरत्न की, दे आर 14 इन नंबर, ये 14 है, मतलब ये हाईएस्ट टैग है, ये सेकंड टैग है, ठीक है. देखो, हाईएस्ट टैग में नवरत्न में 14 कंपनीज आती हैं, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देयर आफ्टर आती है हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फाइन. और थर्ड है हमारे पास मिनी रत्न. मिनी रत्न की 2 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. ये नेट प्रॉफिट के अपने वो डिविजिबल होती हैं, राइट. मिनी रत्न में जैसे आ जाती हैं ओवरऑल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, राइट. और कैटेगरी 1 में ओवर एंड ऑल हमारे पास 62 हैं मिनी रत्न्स, और यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं कैटेगरी 2 में. इन टोटल दे आर 74 इन नंबर, राइट. तो यू कैन नोट इट डाउन. तो इससे क्या होता है, टैग देके सरकार क्या करती है, इन कंपनीज को प्रमोट करती है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, तो इससे इंक्रीज होती है. चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 34th क्वेश्चन. 34th क्वेश्चन में आपको आई हुई है केस स्टडी. पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको रीड करके जो आंसर्स हैं आपके पैराग्राफ में ही हो सकते हैं. अगर नहीं है तो आपके कोई भी एक चैप्टर से ये रिलेटेड होगी, आपको कोई बाहर से नहीं आ रही है, ये आपके किसी ना किसी चैप्टर से रिलेटेड होगी, फाइन. आपकी इंडियन इकोनॉमी में है तो इंडियन इकोनॉमी के किसी ना किसी चैप्टर से इसका क्या होगा, रिलेशन होगा,
चलिए अब पहला वर्ड ही पढ़ते हैं हम, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस मीन्स ये जो केस स्टडी आई है, ये पैराग्राफ आया है, कहाँ से आया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर से आया है, जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शामिल है। चलिए फटाफट इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। पहली बात तो हम क्वेश्चन से ही पिक कर लेते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट, यू कैन रीड इट एट होम, राइट? बट टेक्स्ट को आप रीड कर सकते हैं। एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करो? डिफाइन करो। अब ये आंसर आपका इस केस स्टडी में ही मौजूद होगा। अदर देन दिस, अगर ये आंसर केस स्टडी में नहीं है पर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है, तो आपको इसकी डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी। पहले मैं हिंदी में बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अब वहाँ पे घबरा नहीं जाना कि पैराग्राफ में तो भाई इसका आंसर ही नहीं मिला हमें, पर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, सो माइंड वन थिंग कि आपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही करके आना है इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? कहते तरक्की की राह पे जाना है पर इन्वायरमेंट की कॉस्ट पे नहीं, प्रोग्रेस करनी है पर इन्वायरमेंट को डिटीरियोरेट करके नहीं करना, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना, राइट? और हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो हमारे सक्सेसर्स हैं, उनके लिए एक क्लीन एंड टाइडी इन्वायरमेंट छोड़ के जाना है। और क्या छोड़ के जाना है? रिसोर्सेज छोड़ के जाने हैं उनके लिए। जैसे उनको कोला तो देखने मिल जाए, कोला कैसा था, ठीक है? प्रोग्रेस करो, इन्वायरमेंट को हार्म मत करो, फ्यूचर जनरेशंस को क्लीन एंड टाइडी इन्वायरमेंट दे के जाओ, और उनको रिसोर्सेज देखने को मिल जाए, रिसोर्सेज छोड़ के जाओ, राइट? तो चलो इसकी हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन देखते हैं। अब आप क्वेश्चन में से ही इसको पिक कर सकते हो, पैराग्राफ में से ही। इज द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। वही बात आ गई कि हम अपनी नीड्स को भी पूरा करेंगे, कोले की अगर नीड है तो कोले की नीड को पूरा करेंगे, पर अपने फ्यूचर जनरेशंस की एबिलिटी, अब फ्यूचर जनरेशन को अगर कोले की जरूरत पड़े तो उनको भी मिल जाए कोला, इस तरह कोले का क्या करना है? यूज करना है रीजनेबल क्वांटिटी में उसे। इट मीन्स उसे रीजनेबल क्वांटिटी में यूज करो, ताकि दोनों जनरेशंस, आने वाली जनरेशंस भी उनको देख ले, प्रेजेंट और फ्यूचर की नीड्स दोनों की पूरी हो। फाइन, तो दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? आगे देखते हैं। ब्रीफली इलेबोरेट मीन्स उसको वाइडन करो। एनी टू रीजंस बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन ग्रोथ बीइंग सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहते अब ऐसे दो कारण दो जिसके कारण सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है। इट इज हेडिंग टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्रीन ग्रोथ भी बोल देते हैं। तो अभी इसमें देखो, अभी आंसर आएगा, इसमें ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे हम अगर थर्ड पैराग्राफ में देखें, द ग्रीन ग्रोथ एक्शंस इंक्लूड सेवरल पॉइंटेड मेजर्स व्हिच वुड फैसिलिटेट मच नीडेड स्टडी डीकार्बनाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। डीकार्बनाइजेशन होती है जब कार्बन एमिशंस ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड या जो हमारी गैसेस हैं विच आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, उनकी रिलीज जो है कम हो। फाइन, तो इस स्ट्रैटेजी से उसे क्या किया जाता है? अडॉप्ट किया जाता है। अब अगर हम इस सेकंड पैराग्राफ पे जाएं, टू लीड द ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। अब ये रीजन है हमारे पास, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ जा रहा है। देखो अब दिसंबर आ गया है, मिड दिसंबर में हैं हम, राइट? तब भी इतनी ठंड नहीं पड़ रही जितनी पड़नी चाहिए थी। दिस इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, जैसे हम वो डोडो बर्ड की बात करते होते थे ना, डोडो बर्ड एक्सटेंट हो गया बिकॉज उसके एग शेल्स नहीं बनते थे फर्टिलाइजर्स के कारण। हम अपनी तो नीड पूरी कर रहे थे फूड की, पर उसके कारण उसको इफेक्ट पड़ा, ठीक है? तो ये दो रीजन आपके जो क्वेश्चन में है क्या है? मेंशन है। फाइन, उसके बाद आप और भी लिख सकते हो अगर आप इसमें से नहीं देखना चाहते, जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट? मिनरल्स को प्रिजर्व करने के लिए, मिनरल्स को आप क्या कर सकते हो? प्रिजर्व कर सकते हो। तो सरकार का एक आप एफर्ट भी लिख सकते हो कि जैसे सरकार ने बाय 2070 क्या किया है? डीकार्बनाइजेशन करने के लिए लो कार्बन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, जो कार्बन एमिशंस ना करे, उस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की एक योजना बनाई है, जिसे बोल रहे हैं वो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। फाइन, तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ क्या होगा समझ आ गया होगा। हमारी इंडियन इकोनॉमी का सैम्पल पेपर भी यहाँ पे क्या होता है? खत्म होता है। तो
आप ज़रूर इसको रिवाइज करें। अगर दोबारा नहीं समझ आता तो वीडियो को अगेन देखें। ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। हमारे नोट्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।